एवरीवन, आई एम दीक्षा एंड वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। सो टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ के तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमारा आज का वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड है। सो यस, आई डू शेव माय फेशियल हेयर्स। और इस पर कई सारे मिथ्स भी हैं कि अगर आप फेशियल हेयर शेव करोगे तो लड़कों की तरह दाढ़ी निकल आएगी वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें। तो इट्स अ टोटल नो, ऐसा कुछ नहीं होता बहन। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और मुझे तो और बल्कि अपना स्किन बहुत ही फ्रेश लगता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, जैसे डेड स्किन जाते हैं तो हमारा स्किन और भी ग्लोइंग और बेटर लगने लगता है। हाँ, कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हुए करें तो हमारे स्किन में, हमारे फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर हम गलत तरीके से कुछ भी करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, बहुत सिंपल स्टेप्स है। अगर आप उनको फॉलो करते हुए करोगे तो आपको अपने फेशियल हेयर्स के ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी, ना ही आपको आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट आपका फेस बहुत ज़्यादा क्लियर, ग्लोइंग और ब्राइट दिखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने फेशियल हेयर को शेव करेंगे तो हमें अपने स्किन में या अपने फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा। इनफैक्ट वो और भी अच्छा होगा। तो अगर जैसे हम अपने फेशियल हेयर को शेव करते हैं तो हमें अपनी स्किन को ऊपर की तरफ खींच के नीचे की तरफ शेव करना है। बट यही अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो भी हेयर ग्रोथ होगा वो बिल्कुल ऊपर ऊपर खड़े खड़े बाल आएंगे। अगर कुछ चीज़ों को प्रॉपर माइंड में रखते हुए हम काम करें तो हमारा स्किन बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर हम स्किन को ऊपर की तरफ खींच के नीचे की तरफ शेव करते हैं तो हमारे हेयर ग्रोथ जो होंगे बहुत नॉर्मल होंगे जैसे हैं, और इनफैक्ट धीरे धीरे कम भी हो जाएगा और साथ ही हमारा स्किन भी ठीक रहेगा। तो फेस को रेजर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं एक वाइप से पूरी तरीके से अपने फेस को वाइप आउट कर दूंगी ताकि और एक्सेस जो भी डर्ट हो, ऑयल हो, वो सारी चीज़ें निकल जाए। आप लोगों को भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है। और उसके बाद हमें चाहिए एक टोनर। मैं यहाँ पे मिनिमलिस्ट का टोनर यूज़ कर रही हूँ। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको भी सेम टोनर यूज़ करना हो, आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, बस आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप जो भी रेगुलर बेसिस पे टोनर को यूज़ करते हो वो कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल टेक्निक्स है, अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका फेस जो है अच्छे से रेजर भी हो जाएगा। और मेरा क्या है, मैं मंथली एक बार अपने फेस को शेव ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि महीने में 2 बार 4 बार करें तो ही अच्छा होता है, वो आपको अपने हेयर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। मेरा हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं मंथली एक बार करती हूँ। और तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए टोनर के बाद चाहिए होगा हमें एक सिरम के बाद एक फेशियल रेजर, और फेशियल रेजर के बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा एक शीट मास्क। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि फेशियल रेज़र यूज़ करूँ, फेस की बात है, बहुत सेंसिटिव होता है तो मैं बहुत महंगा सा रेज़र यूज़ करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे 40-50 रुपीज़ में 3 पीस का मिला था तो मैं इसी रेज़र को यूज़ करती हूँ और मेरे स्किन में इससे कोई दिक्कत भी नहीं आती है। सो यहाँ पे टोनर मेरे फेस में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब टोनर यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ एक सिरम, और पॉन्ड्स का है। आप कोई भी सिरम यूज़ कर सकते हो बट सिरम की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी। ये सिरम जो है बिल्कुल वाटरी फॉर्म में है। एक ड्रॉप डालते ही मेरे हाथ पे कैसे ग्लाइड हो गया है। कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनिंग है, आप देख लो कितने जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो गया स्किन में, और बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी की सिरम भी चाहिए। इस सिरम को अब मैं अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरा रेज़र जो है बहुत ईजिली मेरे फेस और नेक पे ग्लाइड हो जाए और कोई भी कट मार्क ना हो। सिरम को अप्लाई करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा उसको मसाज नहीं देना है कि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, बल्कि हमको उसको हल्का सा मसाज करके छोड़ देना है और उसको नेचुरल स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। अगर आप बिगनर हो या आपने पहले कभी रेज़र से अपने फेशियल हेयर को शेव नहीं किया है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ आप ये करिएगा, क्योंकि कट मार्क लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। कट वगैरह को अवॉइड करने के लिए हम बहुत ही धीमे और बहुत हल्के हाथ से शेव करेंगे ताकि भले थोड़ा लेट हो जाए बट कोई भी कट मार्क्स हमें ना लगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैंने अपने फेस को कैसे ऊपर की तरफ पुल किया है और रेज़र को नीचे की तरफ ग्लाइड कर रही हूँ। इस तरीके से शेव करने से हमारे हेयर की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होगी और बिल्कुल स्मूथ जैसा हमारा नॉर्मल हेयर रहता है उस तरीके से निकलेगा। बट इसी को अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो पोक करते हुए बहुत ही हार्ड हेयर निकलेंगे।
और इसी टेक्निक को हमें अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करते हुए पूरा अपना फेस को शेव करना है। जिस साइड भी हम शेव कर रहे हो उधर के स्किन को ऊपर की तरफ पुल करेंगे और रेज़र को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चलाएंगे। इसी तरीके से मैं अपने फोरहेड पे, नोज़ पे और दोनों चीक्स पे बिल्कुल सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने फेस को शेव करूँगी। जिन लोगों को फेशियल हेयर रेज़र से रिमूव करने की टेक्निक ना पता हो या जो लोग बिगनर हो, वो लोग फोरहेड को थोड़ा सा ध्यान में रखते हो, थोड़ा सा संभाल के करें, क्योंकि आईब्रोज़ पे भी कट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। आईब्रोज़ पे कट लग जाएगा तो हमारा फेस जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं दिखेगा और फिर वहाँ के हेयर को ग्रो होने में भी टाइम लगेगा। सो इन सारे चीज़ें जो भी एक्सीडेंट हो सकता है उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत ही काम और कंपोस्ट तरीके से हमें ये करना होगा। आप लोग देख सकते हो कि मैं इस रेज़र से बहुत ईज़िली अपने आईब्रोज़ को भी शेप दे रही हूँ। मेरे लिए बहुत ईज़ी है ये, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है, मैं बहुत टाइम से करते आ रही हूँ, तो मेरा हाथ इन चीज़ों पे प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। और फिर जब मैं अपने नोज़ या उसके आसपास के एरिया को क्लीन करती हूँ तो मैं बहुत हल्के हाथ से बहुत धीरे कर रही हूँ। आप देख लो यहाँ पे कैसे कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कट मार्क लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं बहुत आराम से करती हूँ यहाँ पे भी। नेक के एरिया पे शेव करना मेरे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि मेरा हाथ बहुत अच्छे से सेट है और फिर पूरा प्लेन टेक्सचर वाला एरिया है, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है। और आप लोग भी अगर करके देखोगे तो बहुत इजीली आपसे भी हो जाएगा। फेशियल हेयर को रेज़र से रिमूव करने में अगर कोई डिफ़िकल्ट पार्ट है तो वो है अपर लिप्स के आसपास का एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईज़िली आपका रेज़र नहीं चल पाता और बहुत मुश्किल से शेव हो पाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, या तो बलून की तरह अपने फेस को फुला लूँगी, या तो अपर लिप्स के नीचे अपने टंग को दबा लेती हूँ, जिससे वहाँ पे भी थोड़ा सा हार्ड हो जाए और फिर मैं ईज़िली वहाँ पे शेव कर सकूँ। अपर लिप वाले पोर्शन पे मुझे कम से कम 2 से 3 बार शेव करना पड़ता है, तब जाके वो बहुत क्लियर हो पाता है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर यहाँ पे लगता है कि कट वगैरह ना लग जाए, तो मैं टंग को नीचे दबा के और बहुत आराम से धीरे धीरे करती हूँ, ताकि जितने भी हेयर्स हो, बेबी हेयर हो, वहाँ पे सब इजीली निकल जाए। फेस को शेव करने का जो भी प्रोसेस होता है वो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, और मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कि किस एरिया पे आपको किस तरीके से करना है, ताकि आपका फेस इजीली शेव हो जाए विदाउट एनी कट मार्क्स। फेस को रेज़र से शेव करने के बाद हम एक वेट वाइप्स लेंगे और उससे अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेंगे, ताकि कहीं भी लेफ़्ट आउट पार्टिकल्स जो हों वो सारे क्लीन हो जाएँ। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें अपने स्किन में थोड़ा सा इरिटेशन फील होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शीट मास्क। शीट मास्क की वजह से हमारे स्किन में जो भी इरिटेशन होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, स्किन बहुत सूथिंग लगती है और पूरी तरीके से स्किन को हमारे हाइड्रेट भी कर देता है। शीट मास्क लगाने के बाद मैं उसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि लिक्विड जो है वो स्किन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन हमारी हाइड्रेटिंग भी हो जाए। क्योंकि शेव करने के बाद जो भी स्किन में इरिटेशन होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, और शीट मास्क की हेल्प से स्किन बहुत सूदिंग भी लगने लगती है। शीट मास्क के साथ भी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर शीट मास्क यूज़ करना है। आप शीट मास्क का काम यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि स्किन के इरिटेशन को ख़त्म करे और आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग करे। मैंने यहाँ पे ज़ूडियो का शीट मास्क यूज़ किया है, जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ का आता है। सो डज़न्ट मैटर आप चीज़ें कॉस्टली यूज़ करो या सस्ती यूज़ करो, बस यहाँ पे इसका इतना ही काम है कि आपके स्किन को हाइड्रेट कर रखे और इरिटेशन आपके स्किन की ख़त्म कर दे। So after applying the sheet mask, I am just going to leave it for next 10 to 15 minutes and I'll show you the results after that. अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि कई लोग अपने फेस पे वैक्सिंग वगैरह भी करवा लेते हैं। मैं तो इस प्रोसेस से बहुत दूर रहती हूँ और मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इससे फेस पे बर्न मार्क्स होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैक्स गर्म होता है और हमारे स्किन के लिए गर्म चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी, तो एक साथ दो नुकसान कौन झेलेगा यार। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए हमें अपना स्किन प्रेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और स्किन प्रेप में सबसे पहले आता है क्लेंजिंग और उसके बाद हाइड्रेटिंग। तो मैंने यहाँ पे अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए फेस सीरम का यूज़ किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। नाउ यू कैन सी कि शीट मास्क को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा था। उसके बाद जब मैंने हटाया है तो आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी सूदिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये।
शीट मास्क हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है और फेशियल हेयर को रिमूव करने के बाद हमें स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमारे स्किन में इरिटेशन और इचिंग वगैरह होने लगती है। और शीट मास्क जो है इसमें हेल्प करता है ताकि हमारी स्किन जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। यू कैन सी कि पैकेट में जो भी लेफ़्ट ओवर फ्लूइड था मैं उसको भी अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर ले रही हूँ, ताकि मेरा स्किन जो है अच्छे से हाइड्रेट हो जाए और बिल्कुल भी इचिंग वगैरह ना हो मेरे फेस पे। So these are some of the very simple and few steps that need to be taken care of while shaving your face using a razor. That's all for today's video. I hope that you like the video and do give it a thumbs up, and do not forget to share this video with others, and do subscribe to my channel. Stay tuned to my channel and do wait for my other videos.